नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग करेंगे हिमाचल प्रदेश का अपवाह तंत्र जो है उसके बारे में करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है, कौन से समुद्र में हिमाचल प्रदेश की नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं और कौन सी दो मुख्य भारत की सबसे बड़े अपवाह तंत्र का हिस्सा जो है हिमाचल प्रदेश की नदियां हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक ज़रूरी सूचना जो है वो देना चाह रहा हूँ कि हमारे द्वारा जो है हर सोमवार को एचपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट जो है वो करवाया जा रहा है और इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है अपवाह तंत्र। अब अपवाह तंत्र जो है वो होता क्या है? देखिए एक इसमें हम आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी या उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है ना। इसको विशेष व्यवस्था जो है वो हम लोग क्यों कहेंगे? देखिए अब आपकी एक रिवर जो है वो ये मुख्य रिवर यहाँ से चल रही है ना। अब इसमें साथ में जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो हैं वो आपके अलग अलग एरिया से आकर इसमें मिल रहे हैं, है ना। तो ये सारी क्या कर रही हैं कि आपका एक दिशा में फ्लो कर रही हैं और दूसरा क्या है कि एक रिवर नेटवर्क जो है वो ये उसका निर्माण कर रही है। यानी कि ये छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं जैसे ये इस डायग्राम में दिखाई गई हैं, ये क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर एक एरिया का पानी इकट्ठा करके जो है वो किसी मेन रिवर में जो है वो आपका डाल रहे हैं, है ना। तो अपवाह तंत्र आपका कुल मिलाकर इसको क्या बोल सकते हैं कि नदियों का जो क्या है एक नेटवर्क जो है वो हम लोग इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आपके हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है। ये मिलता है आपका दो प्रकार का, है ना। कौन कौन सा है? ठीक है, एक गंगा नदी बेसिन है, एक ये सिंधु नदी बेसिन है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के अपवाह तंत्र को किस आधार पर बांटा गया है? नदियों के आधार पर, क्योंकि सिंधु और जो गंगा है आपके भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन जो है वो ये बनाती है। अब दूसरी इसी में एक और चीज है कि अगर समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर देखा जाए तो ये दोनों नदियां कहाँ अपना पानी डालती हैं? आपको पता है कि ये गंगा जो है वो आपका कहाँ पर पानी अपना डाल लेगी? बंगाल की खाड़ी में, है ना जी। बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल डालती है। और सिंधु जो है वो कहाँ पर डालेगी अपना पानी? अरब सागर में। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो दोनों अपोजिट विपरीत जल धाराओं यानी कि विपरीत डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करती हैं, निकलती एक ही एरिया से, हिमालयन रीजन से ही निकलती हैं ये सारी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग करेंगे, है ना। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है, एक डायग्राम भी यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि हमारे एग्जाम के लिए जरूरी नहीं रहता है, बट हमें पता होना चाहिए कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी इसकी हिमाचल की सहायक नदी है जो इसमें अपना पानी डालती है। देखिए आपकी सिंधु नदी जो है वो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है आपके तिब्बत चीन से। इसके बाद आपके लद्दाख रीजन में जो है वो ये आपका बहती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में एंट्री कर लेती है। अब हिमाचल प्रदेश की जो इसमें ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं वो कौन कौन सी रहती हैं? तो इसमें देखिए सबसे पहले जो आपकी रिवर आती है सतलुज नदी, है ना, इसी की सहायक नदी है। उसके बाद है ब्यास नदी, फिर उसके बाद अगली है आपकी रावी नदी, फिर आपकी चिन्नाब नदी। तो ये सारी कहां पर जाकर ये पाकिस्तान में सिंधु नदी में जो है वो आपका मिल जाती हैं, आपकी हिमाचल की सारी नदियां। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र सबसे बड़ी नदी तंत्र है, इसमें आपकी चिन्नाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, ये सारी जो है वो किसकी सहायक नदियां आ गई? सिंधु की। ठीक है, अब ये किस हिस्से का जल जो है इकट्ठा करके अपने साथ ले जाती है? तो ये जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र का पानी इकट्ठा करके अरेबियन सी में जो है वो ये डालती है। ठीक है, अब देखते हैं कि सिंधु नदी जो आपका इसके बारे में है थोड़ा सा फैक्ट। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक, एरिया कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर जो है वो इसका एरिया बनता है। अगर भारत में इसकी बात करें 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तय करती है। भारत में इसकी लंबाई की अगर बात की जाए 1,114 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है।
अगर टोटल इसकी लंबाई की बात करें, यानी कि आपका तिब्बत से लेकर कहां तक, अरब सागर तक, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई बनती है वो बनती है 2880 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई बनती है। चलिए अब अगला देखते हैं गंगा नदी के बारे में, जो आपकी हिमाचल की ही एक नदी जो है वो इसमें अपना जल डालती है। ठीक है, तो गंगा नदी प्रणाली पश्चिमी हिमालय से निकलने वाली 1/3 जल प्रणाली जो है, जल निकासी का जो है वो इसमें रहता है। यानी कि भारत का जो 1/4 एरिया आपकी रिवर्स कवर करती हैं, ठीक है, तो उसमें से आपका 1/3, 1/4 नहीं, ओवरऑल 100 में से जो है वो आपका 1/3 आपकी गंगा नदी कवर करती है। हिमाचल प्रदेश की नदियां जितनी भी हैं, चाहे आपकी चिनाब है, ब्यास है, रावी है, यमुना है, 2 रिवर्स के लिए जो है वो अपना पानी जो है वो इकट्ठा करके डालती है। इसमें से आपकी यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी से हम लोग बोलते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यमुना जो है सबसे छोटी नदी है। ठीक है, अब देखिए कहां से निकलती है गंगा नदी, तो ये निकलती है आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, किस नाम से निकलती है, ये निकलती है भागीरथी नाम से जो है वो यहां से निकलती है। फिर इसमें कौन सी नदी मिल जाती है, अलकनंदा मिलने के बाद आपकी ये संयुक्त रूप से क्या बन जाती है, गंगा। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद 3900 मीटर की ऊंचाई से भागीरथी के नाम से ये नदी निकलती है। 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है भारत में। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। अब देखिए इसमें यमुना नदी जो है वो आपकी कहां से निकल रही है, ये आपके यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। इधर आकर आपके इलाहाबाद में जो है वो इसमें मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए कि हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां हैं, सदाबहार नदियां हैं, बारहमासी नदियां हैं, पूरा साल इनमें पानी रहता है, और स्नो कवर्ड एरिया है, उनसे इन नदियों को जो है वो पानी मिलता है। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियां हैं, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, यमुना। ठीक है, ये हिमाचल की 5 नदियां हैं। लेकिन आपको मैं एक साथ यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि 2 ऐसी रिवर्स हैं, ओरिजिन उनका हिमाचल से होता है, लेकिन हिमाचल की 2 नदियों में वो मिलती हिमाचल के बाहर है। एक इस रीजन से निकलती है आपकी चक्की खड्ड, है ना जी। अब चक्की यहां से निकलने के बाद जो है वो आपके पठानकोट के पास ब्यास नदी में मिल जाती है। इसके बाद दूसरी आपकी निकलती है यहां से, जो कौन सी नदी है, वो निकलती है ये ऊना से आपकी स्वां नदी। ठीक है, तो ये मिलती है आपकी नंगल में जाकर सतलुज में मिल जाती है। ठीक है, ये 2 नदियां जो है वो ऐसी हैं, ओरिजिन इनका हिमाचल से है, लेकिन हिमाचल के बाहर जो है हिमाचल की ही रिवर्स में मिलती है। अब यहां से देखिए आपकी सतलुज नदी जो है वो ये आपकी सतलुज नदी आ गई, ये आपकी सेकेंड नंबर पे ब्यास आ गई, ये आपकी रावी आ गई। ठीक है, और ये आपकी चिनाब आ गई। देखिए अब इसमें 2 ऐसी रिवर्स हैं, एक आपकी चिनाब और एक आपकी रावी। ये जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में एंट्री करती हैं। बाकी ये सारी रिवर्स कहां पर, आपके पंजाब में प्रवेश करती हैं, है ना जी। ठीक है, अब इसके बाद एक बची आपकी यमुना नदी, जो बिल्कुल छोटी नदी है। आपके यमुना जो है वो आपके हरियाणा में एंट्री करती है, वो उत्तराखंड से यहाँ पर हिमाचल में प्रवेश है इसका। ठीक है जी, अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले लंबी नदी और सबसे बड़ी नदी के बारे में। तो देखिए सबसे आपका पता है कि पहले पे कौन सी आएगी, सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो है वो एक आपकी पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, अब ये कहां से निकलती है, ये निकलती है तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई से ये नदी ओरिजिन होगी। ठीक है, अब कहां से निकलती है, ये सिंधु नदी के उद्गम स्रोत से 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी तिब्बत से। अब देखिए यहाँ पर एक और एक चीज है कि अगर आपकी सिंधु यहां से निकल रही है ना, तो इसके साथ में जो है वो आपकी सतलुज नदी जो है वो अलग जगह से निकलती है, दोनों का ओरिजिन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, मानसरोवर से आपकी सिंधु आ गई। ठीक है, और इसके पड़ोस में एक राकशताल झील है, यहां से आपकी सतलुज नदी निकलती है। ठीक है, अब ये राकशताल झील जो है वो किस ग्लेशियर से पिघलने से बनी है, नंगगला रिंग सह ग्लेशियर के पिघलने से ये नदी बनी है। अब देखिए आपसे एग्जाम में काफी बार जो है वो ये भी पूछा जाता है कि सतलुज नदी का तिब्बती नाम क्या है। तो इसको तिब्बती नाम जो है लांगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत में
इंडो तिब्बत सीमा, जिसे आप लोग मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं, 1914 में उस रेखा का निर्धारण किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडो तिब्बत सीमा या मैकमोहन रेखा को पार करने के बाद ये शिपकीला दर्रे से 6,608 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक जगह है, वहां से ये हमारे यहाँ जो है वो एंट्री कर लेती है। अब बात करते हैं सतलुज नदी की लंबाई, है ना। तो देखिए सतलुज नदी की लंबाई जो है वो 1,448 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है सिंधु नदी में मिलने तक, और मील में बनती है आपकी 899.74 मील। अब आपका 1.6 मील जो है वो आपका 1 माइल के बराबर होता है, आपका 1.6 किलोमीटर जो है वो आपके 1 मील के बराबर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की लंबाई के आधार पर देखा जाए तो इसकी 320 किलोमीटर लंबाई है और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। ठीक है, अब इसके बाद है हिमाचल में जल ग्रहण क्षेत्र, इसका कितना है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका वाटर कैचमेंट एरिया है। अब हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक हिस्सा जो है वो आपका सतलुज नदी कवर करती है, जो आपका 30.69% बनता है। ठीक है, अगर इसके वैदिक नाम की बात की जाए तो शतुद्री जो है वो इसका वैदिक नाम है, संस्कृत में शतुद्रु, यानी कि जिसका अर्थ निकलता है 100 शाखाओं वाली नदी। अब हिमाचल प्रदेश में इसे लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, और भारत में लाल नदी किसे कहते हैं, गंगा नदी को कहते हैं। और गंगा नदी का वैदिक नाम क्या है, जहानवी जो है वो गंगा का नाम आता है। ठीक है, अब सतलुज नदी को ग्रीक भाषा में क्या कहा गया है, उपसिस जो है वो इसे कहा गया है। ठीक है जी, अब वाल्मीकि की रामायण में भी भरत द्वारा इस नदी को पार करने का वहां पर जिक्र किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में चंद्रभागा नदी के साथ जो है इसका वर्णन किया गया है। और देखिए सतलुज नदी के बारे में एक लोक मान्यता भी है हमारे हिमाचल में चलती है कि सतलुज नदी को कौन जो था वो हिमाचल प्रदेश में लेके आया था, बाणासुर जो था वो लेके आया था। ठीक है, सतलुज नदी को हिमाचल में लाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है, बाणासुर को। ठीक है, राक्षस साम्राज्य जो था वो ये उसका राजा था वहां का, केलोंग को आप राक्षस साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था आपके हिमाचल प्रदेश में या भारत में इस नदी को लेकर आया था। अब देखिए आपकी जो सतलुज नदी है आपको पता है कि अलग अलग जिलों में बहती है, किन्नौर से शुरू होकर आपके बिलासपुर तक का सफर, उसके बीच में आपका मंडी, कुल्लू और शिमला जो है डिस्ट्रिक्ट, इन हिस्सों से ये फ्लो करती है। तो सबसे पहले देखिए कि सतलुज नदी पश्चिम में चौरा नामक स्थान से जो है वो कहां पर एंट्री कर रही है, शिमला से, है ना। अब देखिए कि चौरा जो स्थान है यहीं से ये नदी जो है वो किसको छोड़कर किन्नौर को छोड़ेगी और शिमला में इंटर, और शिमला में आपका एक ही जगह आएगी इसका किन्नौर को छोड़ना और शिमला में प्रवेश यहीं से करती है। कसोल नामक स्थान से बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है और आपका भाखड़ा नामक स्थान से पंजाब के प्लेन्स में जो है वो ये चली जाती है। अब देखिए मंडी में इसका जो प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये करती है आपका फिरनू नामक स्थान से पर। ठीक है, फिरनू में मंडी में प्रवेश हो गया इसका। अब देखिए ये आपका जो मैंने कुल्लू कहा, शिमला और कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है इन दोनों के बीच में रामपुर के पास जो है वो बाउंड्री के ऊपर जो है वो ये नदी फ्लो करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पूछा जाता है कि कौन सी हिमालय श्रेणियों को जो है वो काटकर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, तो महान और जास्कर श्रेणी को काटकर गहरे गॉर्ज यानी कि आपके वी शेप की वैली जो है वो ये बनाती है। अब देखिए कि सतलुज नदी धौलाधार को कहां पर काटती है, तो ये काटती है रामपुर बुशहर शिमला में जो है वो ये धौलाधार रेंज को क्रॉस करती है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो स्पीति नदी जो है वो इसकी भारत में प्रवेश के बाद सबसे पहले मिलने वाली पहली नदी है। ठीक, पहले इसमें मिलती है जो आपके स्पीति नदी 16,000 फीट ऊंचे कुंजुम दर्रे यानी कि लाहौल स्पीति से जो है वो ये निकलती है। ठीक है, किन्नौर में खाब एक जगह है, गांव है नामगिया, गांव के समीप जो है वो सतलुज नदी में मिलती है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं तेंगपो, कब्जिया, स्पीति नदी की सहायक नदियां हैं हंसी और धनखड़ गोमपे जो हैं वो आपके किसके किनारे हैं, स्पीति नदी के किनारे स्थित हैं। अब दूसरी जो है बसपा नदी, नदी कहां से निकलती है, बसपा की पहाड़ियों से निकलकर 72 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद में जो है
वो ये मिल जाती है। इसके बाद है अगली आपकी नोगली खड्ड। तो नोगली खड्ड जो है वो आपके रामपुर सतलुज नदी में जो है, ठीक है। अब देखिए कि पर ये शिमला की जिले की रामपुर तहसील के विपरीत निरमंड तहसील जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती है। रामपुर को क्रॉस करेंगे तो आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एंटर कर लेते हैं। इसके बाद अगली आपकी आती है तो ऊना की पहाड़ियों से निकलती है और ऊना को दो बराबर हिस्से करती है। नंगल में जाकर जो है वो सतलुज नदी में और स्वान नदी दुखों का दरिया कहते हैं, क्योंकि इसमें इस रिवर में आकस्मिक बाढ़ें और कई बार जो है ये अपना रास्ता भी बदल लेती है, जिस वजह से जो है वो इसे ऊना में दुखों का दरिया कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां मलाड, तक्केवाली, हूम, बरेरा, गरनी, पनोजा और है। नदी और आती है, इस नदी के नाम से भी जानते हैं। शिवालिक श्रृंखलाओं की ढलान है, श्रृंखला भी है और सीमा बनाती है ये नदी। गर्मियों के समय में इसके पानी में जो है काफी कमी आ पता है। शिवालिक रीजन से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वो कैसी हैं, सारी मौसमी नदियां हैं, है ना। अन्य जो है इसमें आपकी रूप, दूर, कशंग और बांगर, थ्रांग सारी दाहिने किनारे से मिलती है। बाएं किनारे से मिलने गायनथिंग, दूलिंग, सोल्डन मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए में जो मिलती हैं अलीगढ़, ठीक है, ये इसमें मिलती है। अलीगढ़ जो है सतलुज की बिलासपुर जिले में मिलने वाली सहायक नदी है। अब बात करते हैं हम लोग ठीक है, जो जिला है यहाँ की आपकी कौन सी, ठीक है, जाहू खड्ड, वो दोनों ही ये सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखिए आपने प्रवेश इसका कर लिया, तो चौरा जिले में प्रवेश, फिरनू नामक स्थान से मंडी में प्रवेश, कसोल नामक स्थान से बिलासपुर में प्रवेश और भाखड़ा को छोड़कर जो है भाखड़ा के नहला गांव से छोड़कर ये कहां पर चली जाती है, आपके पंजाब के मैदानों में चली जाती है। अब बात की जाए भाखड़ा बांध, तो इसके ऊपर 226 मीटर ऊंचाई पर बना एक गुरुत्वीय बांध है। 1963 में बनकर तैयार हुआ, जिसके जलाशय को हम लोग गोविंद सागर नाम से जानते हैं। अब का नाम देखिए, सिखों के 10वें गुरु में जो था वो हमने इसका नामकरण किया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने यहीं पर आपके किसके साथ, मुगलों के साथ जो था, कौन सा युद्ध किया था, गुरिल्ला युद्ध जो था वो लड़ा था, ठीक है। तो इनके रेजरवायर को हमने गोविंद सागर जलाशय के नाम से जानते हैं, जो आपका बांध के बनने के बाद था, ठीक है। अब यहाँ पर मछली पालन, जल क्रीड़ाएं और हम लोग जल विद्युत उत्पादन के लिए का सतलुज नदी शहर है नामगिया, कल्ला पानी, बिलासपुर, और जो बिलासपुर इकलौता जिला मुख्यालय है जो किसी नदी के किनारे बसा हुआ है, 610 मीटर की ऊंचाई हेडक्वार्टर है। दूसरा आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि आपका प्रसिद्ध बेड़ी घाट किस नदी के, तो ये आपका सतलुज है, ठीक है। अब ये किसके लिए फेमस था कि एक मोहना नाम का व्यक्ति था, तो बिलासपुर के राजा ने एक निर्दोष व्यक्ति को यहाँ पर फांसी दी गई थी, तो है वो बिलासपुर से, ठीक है। अगला है सतलुज पुल, जो है शिमला कुल्लू पुल कहां पर बनाया गया है, यही किन्नौर में गंबर पुल के ऊपर, और कंदरौर आप लोग सुनते थे इसी समय का में, और आप पुलों में शुमार था, लेकिन अब वो नहीं रहा है, ठीक है। अब उसका स्थान जो है बागछाल पुल ने ले लिया हुआ है। जो चीचम आप है, तो चीचम है केवल हायर एल्टीट्यूड के ऊपर स्थित एक पुल है।
अब देखिए सतलुज नदी के ऊपर जो है 1989 किया गया। देखिए इंदिरा गांधी आपको पता है सबसे बड़ी जो आपके संगम यानी कि हरीके बैराज है और स्थान थार डेजर्ट में जो खत्म होती है ना। भारत पाकिस्तान के बीच में ये नदी सीमा का निर्धारण भी करती है। दूसरा विष्णु पुराण में शत्रुघ्न पर्वत से हुआ बताया गया है। ठीक है, कोल बांध, भाखड़ा नंगल बांध, बसपा जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी जैसी कई सारी परियोजनाएं इसके ऊपर हमने बनाई है और इसी कारण से सतलुज नदी को हिमालय का पावर हाउस भी इसे। अब आपका एक ट्रीटी हुई थी लाहौर संधि सिखों और ब्रिटिशर के बीच में की गई थी 9 मार्च 1846 को। तो इसका सतलुज का बाईं ओर का क्षेत्र जो था वो आपका किसको सौंप दिया था, ब्रिटिशर को, यानी कि शिमला बाला रीजन जो है। ठीक है, वो आपका सतलुज साथ आज ये हमने सतलुज क्लास में हमने और जो मंडे को जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।